Good morning, students. My name is Gaurav, your maths faculty, सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। बेटा हमारा पीएनसी चल रहा था, चलिए कल क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिए पीएनसी की बात करें तो बेटा अभी तक हमने पीएनसी में फंडामेंटल मॉडल पढ़ चुका था। ठीक है, फंडामेंटल मॉडल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना, हमने आपका मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड था आपका, जो फंडामेंटल आपके दो फंडामेंटल थे, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, ठीक है, उसको यूज करके बेटा अभी तक हमने मोस्टली क्वेश्चन करे हैं। रैंकिंग प्रॉब्लम हो गया, वो भी हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेके किया है कि भैया मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ठीक है ना। फिर आपके इसके डिक्शनरी प्रॉब्लम्स हो गए बेटा, वो भी हमने इसी तरह से किए हैं। कैसा भी कुछ समझ में नहीं आया, ये वाले क्वेश्चन भी हमने इसी तरह से किए बेटा। अभी तक जो हमारे क्वेश्चन हुए हैं हमने मोस्टली क्वेश्चन में पीएनसी का यूज कम ही किया है, पीएनसी का यूज कम ही किया है। लास्ट क्लास से हुई थी उसमें हमने फैक्टोरियल के बारे में बात किया था कि बेटा फैक्टोरियल क्या होता है, क्लियर हुआ। इसके अलावा बेटा हमने बात किया था एक्सपोनेंट ऑफ पी, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल एन, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल एन, बेटा उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है बेटा, आज हम कंटिन्यू करते हैं एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब जो बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पीएनसी में एक्चुअल में जो अभी तक क्वेश्चन थे वो हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टोरियल का नोटेशन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है हमने बेटा उसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम अपने वापस पीएनसी के प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स को हम यूज करेंगे, कैसे हमें यूज करना है। ठीक है ना, तो वापस एक बार हम लिखा देते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ठीक है ना, और दूसरा परमुटेशन बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे देखते हैं बेटा तीसरा बात क्या था बेटा, नंबर ऑफ वे अरेंज आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पी एनपीआर। बेटा देखिए एक बात और समझिएगा, जब मैं बोलता हूं एनपीआर, एनपीआर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दो से तीन चीज समझने वाली हैं कि बेटा एनपीआर या एनसीआर में कभी भी बोलता हूं एनपीआर या फिर एनसीआर, तो बेटा पहली बात तो समझिएगा ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर मुझे एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो बेटा एनसीआर यूज करूंगा, और अगर सेलेक्ट प्लस अरेंज करना है तो बेटा मैं एनपीआर का क्वेश्चन तरीका यूज करूंगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो एन क्या होगा मेरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर क्या होगा उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा अगर एक बात मैं बोलता हूं कि मान लो मेरे पास 10 मतलब 10 चिल्ड्रंस है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है ना, और मुझे इन 10 स्टूडेंट्स में से, ठीक है, एक टीम बनानी है 5 प्लेयर्स की। कितनी की बेटा? 5 प्लेयर्स की। ठीक है ना, एक टीम बनानी है 5 प्लेयर्स की। तो बेटा ये बताओ, तो ये क्या हो गया 10, 10 बेटा मेरा हो गया एन, और 5 मेरा क्या हो गया आर। ठीक है, 5 मेरा क्या हो गया आर। अब बेटा एक बात और समझना कि भाई 10 में से जब मैं टीम बनाने की बात करूंगा कि भैया 10 में से मुझे टीम बनानी है, तो टीम कितने लोगों की बन सकती है? पहली कि टीम में कोई आदमी ना हो, मतलब टीम बनी ही नहीं है। दूसरी, टीम में एक आदमी हो। तीसरी, मतलब भाई मान लो मैं क्लास में आया कि भाई मुझे टीम बनानी है, मुझे कोई भी बंदा अप्रोप्रिएट नहीं लगा, कोई भी बंदा अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो टीम में अभी तक किसी का चुनाव भी नहीं हुआ, तो 0% हो गए। कमेटी करने वो ना कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट कमेटी का नाम बोलती थी कमेटी बनेगी, अभी तक बनी ही नहीं है। ठीक है, प्रपोजल आ चुका है तो 0 मेंबर्स हो गए। सिंपल सी बात है ना। और कितने मेंबर्स हो सकते हैं? एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स मेंबर कितने हो सकते हैं बेटा स्टेम के अंदर, कमेटी के अंदर? बेटा मैक्स टू मैक्स 10 मेंबर्स मेरे पास एक कमेटी में मैं ले सकता हूं। मतलब अगर मैं एक टीम बना रहा हूं इन स्टूडेंट्स को लेके, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट्स की टीम बना सकता हूं। 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स की टीम बनाना ही पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? भाई जब मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 11 लोगों की कमेटी कैसे बना सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि जब मैं एनसीआर बोलूंगा तो जो आर होगा ना वो हमेशा एन से बराबर या उससे छोटा होगा। जो मेरा आर होगा वो हमेशा एन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। मतलब एन के बराबर तक पॉसिबल है या एन से छोटा होगा। और दूसरा 0 या 0 से बड़ा होगा। एन कभी भी नेगेटिव नहीं चलता, क्योंकि थिंग्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। काउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है, एक आदमी है तो पूरा ही होगा वो आदमी। ये नहीं हो सकता कि नेगेटिव में चला जाए कि भाई हमारी कमेटी के अंदर नेगेटिव में -3% है, -3% नहीं हो सकता। ठीक है, काउंटिंग पॉजिटिव में होती है हमेशा।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो n की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है। इसके बीच में लाई करेगा कौन? r, n नहीं r। r कहां से लाई करेगा? 0 से लेके n के बीच में। पहला पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी समझिएगा कि बेटा जो मेरे पास n और r हैं वो मैं क्या देख रहा हूं। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग किसकी होती है बेटा? काउंटिंग होती है बेटा नेचुरल नंबर की। किसकी होती है? नेचुरल नंबर की, या मैं बोलूंगा इंटीजर्स की। क्लियर हुआ? अगर आपके सामने कोई चीज है, ठीक है, मैंने कहा क्लास में कितने बच्चे हैं, बेटा काउंटिंग ऑलवेज आपने देखा होगा पॉजिटिव में ही की होगी कि सर 10 बच्चे हैं, एक भी बच्चा नहीं है, 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा सर क्लास में -10 बच्चे हैं, क्योंकि नेगेटिव में बोलूंगा तो रिलेटिव रिलेटिव हो गया। काउंटिंग ऑलवेज पॉजिटिव में आती है, इसलिए काउंटिंग नंबर अगर मैं बोलता हूं काउंटिंग नंबर, तो बेटा काउंटिंग नंबर ऑलवेज होल नंबर काउंट किए जाते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक सभी इंटीजर्स। ठीक है ना? इसका मतलब n और r दोनों जो होंगे वो हमेशा मेरे नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होल नंबर होंगे। क्या होंगे? होल नंबर होंगे। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है ना? 0 से बड़े होंगे दोनों के दोनों, 0 या 0 से बड़े, और होल नंबर होंगे मतलब इंटीजर होंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मान लो कभी सॉल्व करते समय आपके पास n = 1/3 आ गया, तो मैं बोलूंगा भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि भैया ये दोनों मेरे होल नंबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात अभी तक हमने क्या सीखा कि n मेरा टोटल, r मेरा टोटल में से सिलेक्शन, ठीक है ना, n मेरा टोटल पर्सन और r मेरा उनमें से चूज करके अरेंज करना। क्लियर? और दोनों मेरे क्या होंगे? r मेरा हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, n के बराबर या n से छोटा होगा। तो r कहां से कहां तक लाई करेगा? r 0 से लेके n तक लाई करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि n और r बेटा ऑलवेज होल नंबर होंगे। ठीक है ना, मतलब काउंटिंगेबल नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया बेटा परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को चुनने का तरीका NCR होता है। ठीक है ना? एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे 1-2 पॉइंट और अरेंज कर दिए हैं, जरा उनको भी समझना कि भैया अगर मुझे r चीज को, r पर्संस को चुनना है, r थिंग्स को चुनना है आउट ऑफ n सिमिलर थिंग, मतलब मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि आपके पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? n सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, और इन n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको r ऑब्जेक्ट चुनने हैं, क्या चुनने हैं? r ऑब्जेक्ट चुनने हैं, तो चुनने का तरीका क्या होगा? मैं बोलूंगा सिर्फ एक। सर सिर्फ एक कैसे? भाई सिंपल सी बात है, आप दुकान पे गए, दुकानदार से कहा कि भैया मुझे सेल्लो का पेन दे दीजिए, उसने सेल्लो का आपको पेन का पूरा पैकेट पकड़ा दिया। सारे पेन कैसे होंगे? सेम ही तो होंगे। अब उन मान लो 10 पेन का पैकेट पकड़ा दिया पूरा, ठीक है, और आपको उसमें से कोई एक पेन चुनना है। चुनने के कितने तरीके? भाई कोई सा उठा ले, सभी तो सेम है ना। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? किसी को भी उठा लो, कोई भी, चाहे इसको उठाऊंगा तो भी वही होगा, आंख बंद करके मैं ऐसे उठाऊंगा तो भी वही निकलेगा, आंख बंद करके मैं ऐसे उठाऊंगा तो भी वही निकलेगा। मैं तीनों में किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा तरीका है। मेरे लिए सभी एक समान है, तो चुनने के तरीके क्या होंगे? सिर्फ एक ही तरीका होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चुनने का तरीका क्या होगा? सिर्फ एक ही तरीका मेरा चुनने का होगा। तो n सिमिलर थिंग में से r को चुनने का तरीका सिर्फ एक होगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये अरेंज वाला बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर n r ऑब्जेक्ट्स को r जगहों पे आपको अरेंज करना है। हाँ जी बेटा, तो ध्यान रखिएगा, इसको अरेंज को सिलेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर देखो ये सिलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, बट इधर मैं अरेंज वर्ड ही यूज कर रहा हूँ। इधर भी सिलेक्शन यूज कर सकते हो, अरेंजमेंट बात एक ही है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो, बट इधर इसको सुधार लीजिएगा, ये मेरा सिलेक्शन आएगा। सी सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा मैंने अलग से लिखाया है कि n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका मेरा n फैक्टोरियल होता है। आपको याद हो तो हमने पहले ही बात हुई थी कि अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स को n जगहों पे फिल करना है तो कितने तरीके होंगे। मान लो मैं एक टेबल बना देता हूं जहां पे n चेयर्स हैं। कितने चेयर्स हैं? n। तो पहली जगह के लिए कितने तरीके? n, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए n-3, तो आखिरी के लिए कितने होंगे? टोटल nth बॉक्स है तो ये nth बॉक्स होगा, तो ये ऑब्जेक्ट कितने होंगे? n-, देखो जब पहला बॉक्स था तो मुझे मिला n-0, जब दूसरा बॉक्स था तो मुझे मिला बेटा n-1,
तीसरा बॉक्स था आया तो मुझे कितना मिला n-2, चौथे बॉक्स के लिए n-3, मतलब इससे एक ज्यादा, तो लास्ट के लिए कितना आएगा जब nth बॉक्स मिलेगा, तो n-n+1 दैट इज 1। इससे पहले वाले में क्या मिलेगा, जो मेरा n-1 बॉक्स होगा, इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, इसके लिए मुझे मिलेगा n-1 मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 1। तो अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो चलो मेरे पास क्या आ रहा है, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 3 2 1, इसका मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका मेरा होता है n फैक्टोरियल। या फिर मैं बोलूं, यहाँ पे मैंने r वर्ड यूज किया है कि r ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका होता है बेटा मेरे पास r फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड total number of way for which symbol that can be made of 5 flag of 5 different color when any 2 of them can be used can be। बेटा देखिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। बेटा देखो, अगर मुझे किसी भी चीज को अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा अरेंज के लिए हम यूज करते हैं पी, क्या यूज करते हैं, PNPR। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग अरेंज करने के लिए पी यूज करते हैं और बेटा कई लोग अरेंज करने के लिए NCR का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों तरीके से आप अरेंजमेंट अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो भिड़ना मत कि सर मैं तो पी यूज करता हूं वो आर यूज करता है, या वो मैं तो पी यूज करता हूं वो सी यूज करता है, या वो सी यूज करता है मैं पी यूज करता हूं। ठीक है, दोनों तरीके में बेटा अपनी अपनी अलग एडवांटेज है। ठीक है ना, बट मैं आपसे ये प्रेफर करूंगा कि बेटा अरेंजमेंट हो चाहे सिलेक्शन हो, आप दोनों में एनसीआर के थ्रू ही अप्रोच करिए। क्यों, अभी मैं समझाता हूं। पहले तो आप समझिए कि अरेंजमेंट के दोनों तरीके से अरेंजमेंट कैसे निकल सकता है, जरा समझिएगा। बेटा देखो मेरे पास, देखो मान लीजिए, एज्यूम करिए कि आपकी क्लास में 10 क्या होता है 20 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 20। ठीक है, 20 में से मुझे 5 लोगों को चुन के अरेंज करना है। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से मुझे टीम बनानी है खेलने के लिए। क्या बनानी है, टीम। ठीक है ना, टीम बनानी है खेलने के लिए 5 लोगों की। कितनी, 5 लोगों की। अब बेटा कॉमन सी बात है, जब वो खेलने जाएंगे तो ऑर्डर से जाएंगे कि भैया पहले पहले एक स्टूडेंट जाएगा, फिर दूसरा स्टूडेंट जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, फिर 5वां जाएगा। ऑर्डर तो होगा ना उन सभी का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो मेरे पास भेजने के तरीके कितने कितने होंगे, भेजने के तरीके कितने कितने होंगे, तो जरा समझना। या फिर मैं बोल दूं कि टीम नहीं बना रहे, आप ये मान लीजिए कि आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से आपके फ्रंट आगे की तरफ 5 चेयर लगी हुई है। कितनी चेयर लगी हुई है, 5 चेयर। 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 20 स्टूडेंट्स में से आपको 5 स्टूडेंट्स फ्रंट की 5 चेयर्स पे आपको बिठाने हैं। तो पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका क्या होगा कि भैया आप 20 की 20 स्टूडेंट्स को बुलाओगे और एक एक करके चुनाव करोगे कि भैया 20, मान लो आपकी क्लास की बात करूं, आप खड़े हैं सभी और मैंने एक बच्चे को बुला लिया कि भाई राम तू इधर आ जा। आपने राम को बुलाया और इधर बैठा दिया। ठीक है, राम को बुलाया और इधर बैठा दिया। तो जब राम का सिलेक्शन किया मैंने इस चेयर के लिए, तो मेरे पास एक्चुअल में कितने ऑप्शन अवेलेबल थे। जब मैंने टोटल 20 स्टूडेंट्स में से पहले स्टूडेंट का सिलेक्शन किया, मतलब राम का सिलेक्शन किया, तो कितने स्टूडेंट थे बेटा मेरे पास, तो बेटा मेरे पास थे 20 स्टूडेंट। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा 20 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब राम यहाँ पे बैठ चुका है। ठीक है, अब मेरे पास कितने स्टूडेंट रह गए, अब मेरे पास रह गए 19 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब मैं इस टेबल में फिलिंग करूंगा तो मेरे पास कितने स्टूडेंट बचे, 19। तो इसके लिए कितने ऑप्शन, 19। अगले के लिए 18, अगले के लिए 17 और अगले के लिए 16। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने आपसे कहा था मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल। याद आया, क्योंकि अगर मैं इतना तो मुझे करना ही करना है, अगर मैं चाहूं तो आगे 15 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड भी कर दूंगा। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला टोटल हो जाएगा बेटा मेरे पास 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, दैट इज N20P5, 20P5।
क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब बेटा जब आपने हर एक सीट में एक एक को चुन के बिठाया, हर एक सीट में एक एक को चुन के बिठाया, तो बेटा आपने एक्चुअल में बेटा परमुटेशन किया। क्या किया? परमुटेशन किया, मतलब डायरेक्ट अरेंजमेंट किया। क्या किया? डायरेक्ट अरेंजमेंट किया। ठीक है, मतलब एक एक को चुनते गए और तुरंत तुरंत बैठाते गए, चुनते गए तुरंत बैठाते गए, चुनते गए तुरंत बैठाते गए। ठीक है, अब बेटा इसी चीज को करने का बेटा मेरे पास एक तरीका और था। सर वो सेकंड अप्रोच क्या है? जरा सेकंड अप्रोच भी समझिएगा। मान लो फिर से वही चीज है, मान लो फिर से वही चीज है कि भैया मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स में से मुझे 5 चेयरों पे बच्चों को बैठाना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था कि मैं एक एक को बुलाता गया। ठीक है, एक बेटा सेकंड ऑप्शन क्या है कि भैया मान लो 20 में से, इन 20 में से मैंने पहले 5 बच्चों को चुन लिया। मैंने पहले 20 में से 5 बच्चों को चुन लिया। जैसे हम बोलते हैं ना टीम में बेचते पे तो सीधे एक एक करके बुलाता गया, भाई तू पहले आजा, तू यहाँ बैठ जा, तू पहले आजा, तू यहाँ बैठ जा, तू पहले आजा, तू यहाँ बैठ जा। ठीक है, तो पहले तो मैं सबको हैंड टू हैंड बैठाते गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 5 को अलग हटा ले रहा हूँ कि भाई राम तू अलग हट जा, श्याम तू अलग हट जा, मोहन तू अलग हट जा, घनश्याम तू अलग हट जा। ठीक है, तिवारी तू अलग हट जा। क्या हमको समझ में नहीं आया? पहले मैंने 5 बच्चों को अलग छाट लिया, अब मैं इन 5 में से बैठा रहा हूं। क्या आपको समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? मैंने 5 को अलग छाट लिया, फिर मैं इन 5 में से बैठा रहा हूं। तो बेटा जब मैंने इनको पहले यहां पे जब चुना तो मैंने क्या यूज किया? तो बेटा मैंने यूज किया एनसीआर, मतलब सिलेक्शन। और जब मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, 5 लोगों को चुन लिया, फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने उन 5 को अरेंज किया। और 5 को कितनी जगह अरेंज किया? 5 जगह। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? आर फैक्टोरियल, मतलब आर पर्सन को 8 जगह अरेंज करने का तरीका। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर इसका मतलब मैं ये बोलता हूं कि जो एनपीआर होता है ना, एनपीआर एक्चुअल में 2 स्टेप प्रोसेस होती है। एनपीआर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एनपीआर बोलता हूं तो एनपीआर का मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। ठीक है, और अगर मैं सिलेक्ट प्लस अरेंज करना चाहूं, जैसे आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट टीम चुनती है तो यहाँ पे जो चैनल होता है ना, चुनने वाला चैनल, वो तो सिलेक्ट करके भेज देता है कि भैया तुम सिलेक्ट होके चले जाओ। ठीक है ना, मान लो चैनल ने, आप जानते हो कि जब क्रिकेट टीम चुनी जाती है, क्रिकेट टीम चुनी जाती है ना, तो भैया मैं 11 लोगों को चुन के भेज देता हूं। भाई 11 लोग चुन गए, अब उनका ऑर्डर डिसाइड कौन करता है? उनका ऑर्डर डिसाइड करता है कौन? आपका कैप्टन। और चुनने का काम कौन करता है? चुने कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी। कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा वो प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस था बेटा सिलेक्शन आफ्टर अरेंजमेंट। तो पहला काम किया मैंने सेलेक्ट करने का, और उसके बाद अरेंजमेंट हुआ है। सीरीज इवेंट मैंने कहा था, सीरीज इवेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं क्या बोलूंगा? इनटू एन फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एनसीआर, और ये कितना हो जाएगा? आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से एनसीआर का फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। तो बेटा मेरे पास ये 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चाहो तो आप सीधे एनपीआर से कर सकते हो, या चाहो तो आप एनसीआर से कर सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि एनपीआर बेटा ऑलवेज हमारे पास फेवरेबल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा कई बार मुझे अटपटी टीम को चुनना पड़ता है। किसको? अटपटी टीम को। जैसे कि भाई मान लो सिलेक्शन कमेटी ने आपको टोटल 15 प्लेयर चुन के भेज दिए। ठीक है, 15 प्लेयर जाते हैं, आप जानते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, और मान लो 15 में से आपके 8 तो हैं बैट्समैन, और बेटा मेरे पास 6 हैं, 8 नहीं, एक काम करते हैं, 15 में से हम बोल देते हैं आपके 9 तो बैट्समैन है। ठीक है, और 6 को बेटा बोल देते हैं बॉलर। क्या बोल देते हैं? बॉलर। ठीक है ना, या फिर मैं बोल देता हूं 5 बॉलर, 8 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर। 2 विकेट कीपर। ठीक है, विकेट कीपर। अब बेटा जब मैं चुनाव करूंगा ना, अभी मैं, अब जब मैं इनको अरेंजमेंट करना स्टार्ट करूंगा, मतलब अब जब मैं प्लेयर की, जब मैं बोर्ड पे
प्लेयर्स को अरेंज करूंगा कि भैया पहले कौन जाएगा, दूसरे पे कौन जाएगा, तीसरे पे कौन जाएगा, तो बेटा मैं सीधे नहीं कर सकता, मैं सीधे नहीं बोल सकता बेटा 15C P11, क्योंकि 15 P11 किया तो बेटा मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा कि भैया कौन बैट्समैन जा रहा है, कौन प्लेयर जा रहा है। पता पड़ा पूरी टीम में 8 की 8 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर और 1 बॉलर जा रहा है, तो प्लेइंग होगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अभी यहाँ पे आपको एक एक को करना पड़ेगा कि भैया कि मान लो कि भैया मुझे जो प्लेयर चाहिए 6 तो बैट्समैन चाहिए, 1 आपका विकेट कीपर चाहिए और 4 आपके कौन चाहिए, क्या बोलते हैं, बॉलर चाहिए। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि भैया 7 तो बैट्समैन ले लूं, 1 विकेट कीपर ले लूं और 3 बॉलर ले लूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे क्या किया मैंने, सिलेक्शन में भी कंडीशन डाल दी कि भैया इसमें से इतने ही चुन रहा हूँ, इसमें से इतने ही चुन रहा हूँ, इसमें से इतने चुन रहा हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अरेंजमेंट फिर इन सबका एक साथ कर रहा हूं। तो इसमें क्या किया था, जब आपने एनपीआर चुना था, इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों इवेंट एक साथ अकर हुए थे, एक साथ। आपने देखा होगा कि मैं एक एक को चुन चुन के बुलाता रहा था, ठीक है। बट इसी में क्या है, पहले तो सब में से अलग अलग छटनी करनी है, इसमें से अलग छटनी करनी है, इसमें से अलग छटनी करनी है, इसमें से अलग छटनी करनी है, उसके बाद इन सबको मिला के फिर अरेंज करना है। क्लियर? तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में मेरा एनपीआर का जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो मेरा ढेर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पे जो काम आने वाला है ना, यहाँ पे काम आने वाला है आपका बेसिक तरीका, फंडामेंटल काउंटिंग, एनपीआर, एनसीआर। कौन सा काम आने वाला है? एनसीआर बेटा मेरे काम आने वाला है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हम प्रयास करेंगे कि भैया हम एनसीआर वाला मेथड प्रेफर करें बजाय एनपीआर के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो एनपीआर से आपको इजी लगेंगे। क्या लगेंगे? इजी लगेंगे, ठीक है। बट जो हार्ड क्वेश्चन होंगे बेटा वो एनपीआर के बजाय एनसीआर से ही बनेंगे। अब बच्चों की झंझट भी होती है कि जो तरीका अच्छा होता है ना उससे इजी क्वेश्चन तो हार्ड होते हैं, बट हार्ड क्वेश्चन बड़े इजी वे में निकल जाते हैं। तो बच्चे क्या करता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको तो ट्रिक से बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एनपीआर से बना लेते हैं, ठीक है। और जब हार्ड क्वेश्चन करने का नंबर आता है तब एनसीआर यूज करना होता है। तो बेटी आप भी जानते हो सीधे हार्ड में आप एनसीआर यूज करोगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हम इजी में इसको सीखते हैं, ये इजी में जब मैं इसको यूज करता ना तो मैं इसको सीखता और सीखने के बाद मैं इसको हार्ड में अप्लाई कर पाता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो ये मत बढ़ जाना कि सर वहां पे तो उन्होंने एनपीआर में कराया है, एनपीआर में इजी क्वेश्चन तो बन जाएंगे, बड़े में ढेर हो जाओगे। और अलग में दोनों कराऊंगा कि भैया इजी से करा दूं हार्ड से करा दूं, तो इजी तो बन जाएंगे बेटा आपको बड़े इजीली, बट हार्ड पे आप ढेर हो जाओगे फिर, क्योंकि सीधे मेथड हम हार्ड में सीखते हैं तो फिर बच्चा समझने में दिक्कत आती है। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके से बता देते हैं, पी से और सी से। तो पहले पी से कर देते हैं। बेटा देखो एग्जामिनर ने बोल रहा है कि भैया मैं कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग चुन के मैं कितनी भी नंबर ऑफ फ्लैग चुन के बेटा मैं अपना अरेंजमेंट कर सकता हूं, मैं अपना 2 मिनट होल्ड करना, फ्लैग बना सकता हूं। तो एक बात सोचो कि जब मैं 5 फ्लैग में से एक एक फ्लैग चुन के फ्लैग का बनाऊंगा, जब मैं 5 फ्लैग में से एक एक फ्लैग चुन के सिंबल बनाऊंगा तो मेरे पास तरीके कितने होंगे? 5P1। जब मैं 5 में से 2 को चुन के अरेंजमेंट करूंगा तो 5P2, प्लस में कर रहा हूं क्योंकि और है। जब मैं 5 में से 3 में चुनूंगा तो 5P3, और जब मैं 5 में से 4 को चुनूंगा तो 5P4, और जब मैं 5 में से 5 को चुनूंगा तो बेटा 5P5। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? और अगर आप ध्यान से देखें तो पांचों को चुनने का तरीका 5 फैक्टोरियल ही होता है। 5 में से 4 चुनने का तरीका देखो, ये इस चीज को अगर हम सिंपल समझते हैं तो जब मैं 5 में से 5 चुनूंगा तो कितने तरीके होंगे? मेरे पास 5 फेवर होंगे, 1 2 3 4 5। तो पहले के लिए 5 4 3 2 1 होगा, तो देखो 5 4 3 2 1, ठीक है। जब मैं 4 चुनूंगा तो ये बेटा मेरे 4 हो गए, देखो 4 हुए कि नहीं हुए? हाँ जी। अब क्या होगा? पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, उससे अगले के लिए 2, तो देखो ये हो गया 5 4 3 2, ठीक है। जब मैं 3 चुनूंगा तो ये भी गायब हो गया, अब मेरे पास सिर्फ 3 रह गए, इधर ये 2 भी गायब हो गया, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, उससे अगले के लिए 3, तो बेटा देखो ये आ गया 5 4 3। और बेटा जब मैं 2 चुनूंगा तो भाई 3 भी गायब हो गया,
तो सिर्फ 2 आ गए, ठीक है। ये आ गया 5 × 4, और जब 1 चुनूंगा तो सिर्फ 5 आ गया। ये बेटा मेरा आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और अगर मैं इसी को एनसीआर से करना चाहूं तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। तो जब मैं 1 को चुनूंगा तो पहले 5 में से 1 का चुनाव, और 1 को चुनने का तरीका 1 फैक्टोरियल। जब मैं 2 को चुनूंगा तो 5 में से 2 का चुनाव तो 5C2, और 2 को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। जब मैं 3 चुनूंगा तो 5 में से 3 का चुनाव और 2 को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 5 में से 4 का चुनाव 5C4 4 फैक्टोरियल, और 5 में से 5 का चुनाव 5C5 5 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर शो दैट वी कैन मीट, हाँ जी, 97531 में से अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो तरीका क्या होगा। अगर मैं पी से करूंगा, तो 5 में से 4 को अरेंज करना है तो 5P4, ठीक है। अगर मैं सी से करूंगा तो पहले 5C4 मतलब सिलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से 4 का चुनाव, ठीक है। और उसके बाद 4 फैक्टोरियल, उन 4 को जो मैंने चुने हैं उनको अरेंज करने का तरीका, अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड 4 ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अभी बेटा एक चीज आप और समझिएगा हैंड टू हैंड, कि बेटा हमारे सी बहुत काम आने वाला है, तो जरा एक चीज और समझिएगा बेटा। अगर मैं NC0 बोलता हूं, ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था NCR कितना होता है, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेटा जब मैं NC0 चुनूंगा इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, बेटा फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा देखो 0 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 0 फैक्टोरियल होता है 1। 1 क्यों होता है बेटा, क्योंकि बेटा जो एक्चुअल में जो ये हमारे पास जो हमने फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आया ही पीएनसी से है। कहां से आया है, पीएनसी से आया है, क्योंकि बेटा मल्टीप्लीकेशन के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिंबल है कैपिटल पाई, ठीक है। बट अगर मुझे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम फैक्टोरियल यूज करते हैं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जब हमने फंडामेंटल सीखा था फंडामेंटल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा वहां पे हमको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, n डिजिट तक मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए बेटा हमने सीधे n फैक्टोरियल सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट कर दी, कि अगर मुझे 1 से n तक के इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा मैं सीधे उसको n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा एक बात अगर मैं बोलूं, 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है कुछ ना होना भी एक केस काउंट होता है। मैं बोलता हूँ ना, क्लास में अगर मान लो आपकी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब भाई रैंडमली मैंने किसी को भेजा कि देखते आओ क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बेटा क्लास में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बेटा एक केस ऐसा भी आएगा जब क्लास में कोई बच्चा नहीं होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ, तो कुछ ना होना भी एक केस काउंट होता है। तो n फैक्टोरियल सिंपली ये इंडिकेट करता है कि भैया कुछ ना होना भी मेरे लिए एक केस है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, मतलब n में से 0 का चुनाव भी मैं एक केस मानूंगा। n में से 0 का मतलब NC0 का मतलब n में से मैंने कुछ भी नहीं चुना। मैंने कहा था ना NCR का मतलब n में से r का चुनाव, तो NC0 का मतलब क्या होता है, n में से मैंने कुछ भी नहीं चुना, ठीक है। तो वो भी एक केस काउंट होगा। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 मिनट रुकिए। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया n फैक्टोरियल, ये हो गया 1 इंटू n फैक्टोरियल, दैट इज तो बेटा ध्यान रखिएगा NC0 ऑलवेज मेरा 1 आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 1। जैसे कि मैं बोलूंगा 10 से 0 कितना होगा, 1। 8 से 0 कितना होगा, 1। 9 से 0 कितना होगा, 1। मतलब NC0 बेटा मेरे पास ऑलवेज क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अच्छा सर, ओके ओके। अगर बेटा मैं NCN बोलूं तो NCN बोलूंगा तो सर 0 की जगह n चला जाएगा, इधर चला जाएगा n और इधर चला जाएगा n। अब देखो यहाँ पे वापस अब इस जगह 0 आ गया, 0 आ गया ना, 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1, और ये फिर से कट गया, तो ये भी कितना होगा, 1।
इसका मतलब बेटा पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि NC0 इज इक्वल टू NCN, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। पहला पॉइंट काम का, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, NC1 क्या होगा, NC1 होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बेटा जब मैं इनको काटूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n, क्योंकि मैं जानता हूँ n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1, ये दोनों कट गया, तो मुझे NC1 क्या दे देगा बेटा, ये दे देगा ऑलवेज n। अच्छा सर अगर मैं NCn माइनस 1 करूं तो क्या होगा, तो बेटा अगर मैं NCn 1 कहूँ तो ये आएगा n फैक्टोरियल, और 1 की जगह क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा n माइनस n प्लस 1। सर ये प्लस 1 कैसे हुआ बेटा, एक्चुअल में ये माइनस ही था बट ब्रैकेट में था, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, देखो इधर n से n कट गया, इससे ये कट गया, तो ये भी कितना आ गया n, मतलब दूसरा मुझे पॉइंट क्या मिल गया, NC1 इज इक्वल टू NC n माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ऑलवेज बेटा मेरे पास क्या होगी n होगी, ऑलवेज क्या होगी n होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट सीधे याद होनी चाहिए तुमको, सीधे याद होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा NC2, NC2 तक ही देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे, n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि आगे n माइनस 2 आने वाला था उसका फैक्टोरियल, और इधर भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा सर ये तो ठीक है, अगर मैं सिंपल जैसे प्रीवियस हम कर रहे थे, NC0 के लिए मैंने NCn देखा, NC1 के लिए मैंने NCn माइनस 1 देखा, तो सर NC2 के लिए क्या मैं NCn माइनस 2 देख सकता हूँ क्या, मैं ये बिल्कुल चेक कर सकता है, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इधर क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस 2। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम जा रही है, ऊपर क्या जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसका मतलब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, NC2 इज इक्वल टू NCn माइनस 2 इज इक्वल टू, ऑलवेज बेटा वर्बली करना होता है ये, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, और बेटा n ले रहे हैं तो सभी के लिए होगा, ऑब्वियसली बात है, देखो n हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा यहां से हम एक जनरल चीज और बोल सकते हैं, वैसे मैं आपको ये बाइनोमियल में बताऊंगा कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r होता है ऑलवेज। अगर आप दोनों को ड्राइव करो तो आपको पता पड़ेगा NCR का मतलब क्या होता है। अगर मैं NCR निकालता हूं तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होगा। और बेटा जब मैं NCn माइनस r निकालूंगा तो ये कितना जाएगा, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होगा। अब देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा और n से n कट जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r आया, तो बेटा जनरल रिजल्ट होता है कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। चौथा रिजल्ट बेटा, ये चारों रिजल्ट बेटा हमारे काम के हैं, ठीक है। पहला NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होता है, और बेटा NCn इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r होता है, ठीक है। सर फायदा क्या होगा, जैसे बेटा आपको निकालना है 10C1, सीधे बोल दो 10 होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है 10C2, तो बेटा मैं जानता हूँ 10 इंटू 9 बटे 2, सीधे वर्बली कर सकते हो आप, 9 इंटू 10 बटे 2 दैट इज, काटूंगा दैट इज 45, ठीक है। हाँ वर्बली हो जाता है, जैसे मैंने बोला 62 का मतलब क्या होगा 6 इंटू 5 बटे 2 दैट इज 15, ठीक है। हाँ तो ये दो तीन चीज आपको वर्बली याद होनी चाहिए, बाकी तो आप खुद सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट दो तीन आपको वर्बली याद होने चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा, यहीं पर अभी क्लास खत्म होती है, अगली क्लास में बेटा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल, ओके बाय बेटा।